भी आमने सामने है रूस यूक्रेन। रूस पीछे हटा रहा है अपनी सेना। क्रीमिया में खत्म हुई रूस की मिलिट्री ड्रिल। टल गया युद्ध या खतरा अभी बाकी है? अमेरिका की रूस को सख्त चेतावनी। Though I've been clear that if Russia targets Americans in Ukraine, we will respond forcefully. And if Russia attacks the United States or our allies through asymmetric means, like disruptive cyber attacks against our companies or critical infrastructure, we are prepared to respond. रूस यूक्रेन तनाव में भारत किसके साथ? एक जिम्मेदार राष्ट्र का रोल होना चाहिए, उसी जिम्मेदार राष्ट्र की ही हम भूमिका निभाएंगे। क्या रूस यूक्रेन पर करेगा हमला? पुतिन का इरादा बदला या रणनीति? नमस्कार, आप देख रहे हैं धागड़ एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। भारत से 5235 किलोमीटर दूर विश्व युद्ध की आड़ है। रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त तनाव है। रूस ने कल कुछ सैन्य टुकड़ियों को वापस बुलाया, लेकिन यूक्रेन और अमेरिका को यह भरोसा नहीं कि युद्ध टल चुका है। तो रूस की 1 लाख से ज्यादा सेना अब भी यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात है। आज हम आपको रूस और यूक्रेन तनाव की पूरी बताने जा रहे हैं। बताएंगे आपको कि भारत का क्या रोल होने वाला है। युद्ध हुआ तो भारत पर क्या असर होगा, आपको सिलसिलेवार तरीके से हर जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं ताजा हालात क्या हैं। रॉकेट दागे जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, जोरदार धमाके हो रहे हैं, टैंकों को तैयार किया जा रहा है। युद्धाभ्यास की तस्वीरें वायरल हैं। 16 फरवरी यानी वो दिन जब रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला था। अमेरिका ने पूरी दुनिया को यह बताया था कि रूस हर हाल में 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करेगा। लेकिन 24 घंटे पहले रूस की सेना की युद्धाभ्यास खत्म करने की तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन के बॉर्डर से पीछे हटते रूस के टैंक दिखाई दिए, जिसके बाद यूक्रेन समेत तमाम देशों ने थोड़ा राहत की सांस जरूर ली। तो क्या इन तस्वीरों को देखकर ये मान लिया जाए कि महायुद्ध टल गया है? क्या ये मान लें कि अब वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगी? क्या ये मान लें कि यूक्रेन की धरती से रूस और अमेरिका की लड़ाई नहीं होगी? 24 घंटे पहले आई तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन अब आपको सीधा सीरिया लेकर चलते हैं और वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखने के बाद आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि हम आपको सीरिया की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं, रूस यूक्रेन के विवाद में सीरिया की एंट्री क्यों? तो हम आपको बता दें कि ये जो सैन्य अभ्यास आप सीरिया की जमीन पर देख रहे हैं वो रूस की सेना का है। सीरिया में रूस के सैनिक जोरदार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास के बीच रूस के रक्षा मंत्री भी सीरिया पहुंचे और उन्होंने इस नौसेना अभ्यास का जायजा लिया। रूस ने सीरिया में अपने एयरबेस पर MiG 31 फाइटर जेट तैनात किए हैं, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ। यह मिसाइल आवाज से 10 गुना तेजी से उड़ान भरती है, साथ ही परमाणु बम भी ले जा सकती है। सीरिया की तस्वीरें तो आपने देख ली, अब आपको यूक्रेन के एक वर्कशॉप की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर पुराने और खराब हो चुके टैंकों को ठीक किया जा रहा है। युद्ध हुआ तो जोरदार होगा, धमाकेदार होगा, दोनों तरफ से गोले दागे जाएंगे। ऐसे में यूक्रेन अपने पुराने हो चुके टैंक को एक बार फिर जिंदा कर रहा है। बहुत से टैंक ठीक भी हो गए हैं और धमाके के लिए तैयार हैं।
इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि अमेरिका ने यूक्रेन की पूरी मदद की है। While I will not send American servicemen to fight in Ukraine, we have supplied the Ukrainian military with equipment to help them defend themselves. We provided training and advice and intelligence for the same purpose. यूक्रेन भले ही अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, लेकिन यूक्रेन के लोग हर गुजरते दिन के साथ युद्ध की बढ़ती संभावनाओं को लेकर डर के साए में जी रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग यूक्रेन के कीव में बने शेल्टर हाउस में पहुंच गए हैं। ये वो अंडरग्राउंड घर हैं जो युद्ध के दौरान छिपने और हमलों से बचने में काम आएंगे। पिछले कुछ दिनों में ये संकेत तो जरूर मिले हैं कि अभी भी युद्ध को टाला जा सकता है। रूस धीरे धीरे अपनी सेना को यूक्रेन बॉर्डर से पीछे बुला लेगा, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन को समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो सवाल ये लगातार उठ रहा है कि क्या जिस विश्व युद्ध की आड़ से दुनिया का पूरा क्रम बदलने के कगार पर था, वो विश्व युद्ध क्या टल चुका है? क्योंकि एक तरफ रूस ने यह दावा किया कि अपनी सेनाएं वापस बुला रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन और अमेरिका ये कह रहा है कि हम इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि रूस अपनी बात से भी पलट चुका है। उसके पीछे की वजह बताई जा रही है, और वजह यह है कि रूस की तरफ से 100 से ज्यादा टैक्टिकल यूनिट्स तैनात की गई थी और उनमें से महज कुछ यूनिट्स को वापस मूव कराया गया। लेकिन इसी बीच भारत के जो लोग वहां रह रहे हैं, उन्होंने गुहार लगाई थी कि भाई आप जल्द से जल्द भारत की सरकार जो है कदम उठाए और यहां रह रहे लोगों को सुरक्षित रखे। यूक्रेन से हमारे साथ भारतीय छात्र ओमकार जल्ला जुड़ चुके हैं। ओमकार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ नव भारत पर। मुझे इस वक्त के आप हालात बताइए कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है वहां। I can't listen anything. No. ओमकार, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? ओमकार जल्ला तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। ओमकार भारतीय छात्र हैं, इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है, और कुछ ही देर बाद आशीष गिरी जो यूक्रेन में ही छात्र हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे और दोनों से जानेंगे कि इंडियन एम्बेसी वहां पर ये दावा तो कर रही कि आप लोग घबराएं नहीं, आपको वहां से बाहर लाने के लिए और सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए जहां कम से कम आप मानसिक तौर पर खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें, उसके लिए नई फ्लाइट से जल्दी जारी की जाएंगी। लेकिन करंट स्टेटस वहां का क्या है, ये हम उन्हीं लोगों से जानेंगे, उन्हीं की जबानी जानेंगे। एक बड़ा तनाव का माहौल जरूर है और भारत का स्टैंड अभी तक न्यूट्रल नजर आ रहा है, लेकिन भारत ये बात भी अच्छी तरीके से समझ रहा है कि जो पहली ड्यूटी है, जो पहला कदम है, वो है यूक्रेन में रह रहे भारतीय लोगों को सुरक्षित करना। वहां जो प्रवासी लोग रह रहे हैं उनके साथ उनको सीधा एक एडवाइजरी जारी की गई और भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की कि आप जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर निकलें। लेकिन फ्लाइट की किल्लत वहां बनी हुई है। लोग कह रहे हैं कि आप कह तो रहे हैं, भारत सरकार कह तो रही है, इंडियन एम्बेसी कह तो रही है कि जल्द बाहर निकले, लेकिन कैसे, क्या नई फ्लाइट्स कितने वक्त में शुरू होंगी, उनकी जानकारी वहां मौजूद लोगों को कैसे मिलेगी? इन तमाम चीजों को लेकर के कई सवाल हैं, कई आशंकाएं हैं जो सीधे सरकार से या एम्बेसी से समाधान चाहते हैं। इंडियन एम्बेसी ने इस मामले में एक एडवाइजरी भी जारी की, लेकिन क्या आम लोगों तक वो एडवाइजरी है या नहीं है, ये सवाल है। आशीष गिरी हमारे साथ इस वक्त हैं, जो भारतीय छात्र हैं, यूक्रेन में रहते हैं। आशीष, अगर आप तक मेरी आवाज इस वक्त पहुंच पा रही हो, अगर आप मुझे बता पाएं कि इस वक्त क्या स्थिति वहां पर है। Hello. I can't listen anything. Hello. आवाज नहीं आ रही। आशीष, am I audible to you there? Coming issue. मेरे ख्याल से कुछ कनेक्टिविटी की दिक्कत है। वापस कोशिश करेंगे आशीष आपके साथ जोड़ने के। उससे बीच दर्शकों को बता दें कि भारत के रूस से संबंध बहुत अच्छे हैं। अमेरिका से पिछले कुछ सालों से संबंधों में मधुरता आई है, लेकिन यूक्रेन रूस तनाव में एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ अमेरिका है। भारत का क्या रुख है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। भारत
की धरती से 5,235 किलोमीटर दूर यूक्रेन की धरती पर विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर लोग खतरे से बेपरवाह हैं। आपको पता है यूक्रेन कहाँ है? नहीं, आपको नो आइडिया। इतनी जो खबर चल रही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई होनी है, तो इसकी कोई जानकारी नहीं है आपको? नहीं, अभी एक्चुअली तो नहीं है। तो यूक्रेन कहाँ है? रशिया में भाई। रशिया में? हाँ। रशिया में है यूक्रेन? हाँ जी? रशिया में है यूक्रेन? नहीं, रशियन कंट्रीज में। रूस ने अपनी सेना के एक छोटे से हिस्से को वापस बुलाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खतरा टल गया है, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि युद्ध हुआ तो भारत पर इसका असर नहीं होगा। प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि भारत और यूक्रेन व्यापारिक साझेदारी के मामले में एक दूसरे के काफी करीब हैं, और हालात बिगड़ने का भारत पर प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होगा हम आपको समझाते हैं। भारत यूक्रेन से खाद्य तेल, दाल, फर्टिलाइजर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर आयात करता है, जबकि भारत यूक्रेन को दवाइयां, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक पॉलीमर, तंबाकू, कॉफी, चाय और रबड़ जैसे सामानों का निर्यात करता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत यूक्रेन का सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है। भारत यूक्रेन के बीच कई मिलिट्री हार्डवेयर प्रोजेक्ट चल रही हैं। यूक्रेन की मदद से भारतीय सेना के टैंक और सैन्य वाहनों को आधुनिक बनाने में मदद दी जा रही है। साथ ही यूक्रेन नेवल शिप और सबमरीन के लिए स्पेयर पार्ट्स भी मुहैया कराता है। साल 2020-21 के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत यूक्रेन के बीच 19,203 करोड़ का व्यापार हुआ। इसमें भारत ने यूक्रेन को 3,338 करोड़ का निर्यात किया, साथ ही 15,865 करोड़ का आयात किया। इतना ही नहीं, जिस तरह रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी की खबरों से शेयर बाजार का मूड बिगड़ा, उससे भी साफ है कि निवेशकों को आशंकाओं ने डरा रखा है। इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन के बीच तनातनी ने कच्चे तेल की कीमत में आग लगा रखी है, जिसका असर सीधे तौर पर बढ़ती महंगाई के रूप में दिखता है। सवाल सिर्फ भारत और यूक्रेन के रिश्ते का नहीं है। युद्ध हुआ तो अमेरिका और रूस से भी भारत के रिश्तों में फर्क पड़ेगा। भारत ने रूस यूक्रेन तनाव पर फिलहाल अपना स्थान तटस्थ रखा है। रशिया के बीच टेंशन बहुत ज्यादा है और अंदेशा ये है कि रशिया कभी भी यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है, ऐसा कुछ विशेषज्ञों का कहना है। भारत इसमें कहाँ है? भारत यही अपेक्षा करता है कि सभी पक्ष संयम से काम लें, धैर्य न खोएं। समस्याएं हैं तो बातचीत के द्वारा उसे सुलझाने की कोशिश करें। यूक्रेन के साथ दुनिया के कई बड़े देश खड़े हैं, जिनमें अमेरिका प्रमुख है, जबकि रूस के साथ खुलकर खड़े होने का साहस सिर्फ चीन ने दिखाया है। जहां तक भारत का सवाल है, रूस और अमेरिका दोनों से ही संबंध बेहद मधुर हैं। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो रूस भारत का अभिन्न मित्र है। अगर भारत यूक्रेन और अमेरिका का साथ देता है तो रूस के साथ संबंधों में दरार आ सकती है। कई रक्षा समझौते फिलहाल पाइपलाइन में हैं, जिनमें मुख्य है अकुला क्लास न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, 21,000 करोड़ की डील है। 2026 में भारत को मिलने की संभावना है। AK-203 राइफल 12,000 करोड़ रुपए की डील है। केमोव KA-226 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर 7,000 करोड़ रुपए की डील है। 4 क्रिवा क्लास फ्रिगेट्स 17,000 करोड़ रुपए की डील है। 18 सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट 5,000 करोड़ रुपए की डील साइन होनी है। भारत और रूस की दोस्ती तो बॉलीवुड के गीतों में भी बरसों से गाई जाती है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील भारत ने रूस से अमेरिका की नाराजगी के बावजूद साइन की, लेकिन भारत अमेरिका को भी स्थायी रूप से नाराज नहीं कर सकता। अमेरिका के साथ भारत के रक्षा समझौते की बातें करें तो मुख्य रूप से MQ-9 प्रीडेटर B 22,147 करोड़ रुपए के 30 ड्रोन की डील, P-8I पोजाइडन 17,000 करोड़ रुपए में 6 एयरक्राफ्ट की डील, C-130J हरक्यूलिस 7300 करोड़ रुपए में 6 एयरक्राफ्ट की डील, NASAMS सेकेंड एयर डिफेंस सिस्टम 7300 करोड़ रुपए में 1 एयर डिफेंस सिस्टम। हालात कैसे भी हों, भारत अमेरिका या रूस में से किसी को भी नाराज नहीं करना चाहेगा, इसलिए भारत अपनी स्थिति को तटस्थ बनाए रखने का पूरा प्रयास करेगा। यूं तो रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कुछ कम तो हुआ है, जब रूस ने यूक्रेन बॉर्डर के पास से अपने कुछ सैनिक टुकड़ियों को वापस बुला लिया। रूस की पश्चिमी और दक्षिणी यूनिट के वापस लौटने की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें टैंकों की वापसी दिखाई दी।
रूस के रक्षा विभाग के प्रवक्ता का बयान भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि दक्षिण और पश्चिमी यूनिट ने अपना टास्क पूरा कर लिया है और वो अपने स्थायी बेस पर लौटने लगी हैं। हालांकि यूक्रेन और अमेरिका को अब भी रूस की नीयत पर शक है, यानी ये कहना भी मुश्किल है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का खतरा टल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इस पूरे द्वंद्व के बीच सबसे अहम चीज जानना जो जरूरी है वो है दोनों देशों की जो सैन्य क्षमताएं हैं, सैन्य ताकत है, क्योंकि वो अपने आप में आपको एक ऊपरी अंदाजा दे देगा कि किस देश की हैसियत कितनी है। यूक्रेन और रूस की बात आप कीजिए, यूक्रेन में जहां 11 लाख सैनिक हैं तो वहीं रूस के पास 29 लाख सैन्य क्षमता है। एक्टिव सैन्य शक्ति की बात कीजिए, जो एक्टिव हैं इस वक्त यूक्रेन की तरफ से 2 लाख, जबकि रूस की तरफ से 9 लाख सैनिक एक्टिव है। रिजर्व सैन्य शक्ति की बात कीजिए तो 9 लाख रिजर्व सैनिक हैं यूक्रेन के पास, जबकि रूस के पास है 20 लाख रिजर्व सैनिक। लड़ाकू विमानों की बात कीजिए, जमीन आसमान का अंतर लड़ाकू विमानों में। लड़ाकू विमान की बात कीजिए तो 98 लड़ाकू विमान यूक्रेन के पास हैं, जबकि रूस के पास कुल मिलाकर के 1511 लड़ाकू विमान है। आप अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात कीजिए, यह आंकड़ा लगातार आप देखते जाइए। अटैक हेलीकॉप्टर में यूक्रेन के पास 34 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, तो आप बात कीजिए रूस की तो रूस के पास 544 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके अलावा बात कीजिए आप टैंक्स की, बख्तरबंद वाहनों की और तोपखाने की, तो टैंक यूक्रेन के पास 2596 हैं, जबकि 12240 से ज्यादा टैंक रूस के पास इस वक्त मौजूद है। बख्तरबंद वाहनों की बात आप कीजिए, जो कि सैन्य क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण वाहन होता है। बख्तरबंद वाहनों की बात कीजिए तो 12303 हैं यूक्रेन के पास, जबकि रूस के पास अगर आप बात करेंगे तो रूस के पास 30,122 बख्तरबंद वाहन है। आप बात कीजिए तोपखानों की तो 2040 यूक्रेन के पास तोपखाने हैं, तो रूस के पास कुल मिलाकर के 7571 तोपखाने हैं। दोनों की सैन्य क्षमता में यह एक बड़ा अंतर है, जिसको कि आंकड़ों के जरिए एक एक करके आपको धाकड़ एक्सक्लूसिव में हम लोगों ने बताया। रूस अपने सैनिकों और हथियारों को पहले से यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर चुका है। सेना की कुछ टुकड़ियां वापस जरूर लौटी हैं, लेकिन आज भी हालात ये हैं कि जानना जरूरी आपके लिए है कि एक समय रूस का सबसे खास दोस्त रहा यूक्रेन, आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं जरा। रूस के हमले के डर से यूक्रेन में डर और भय का माहौल। गलियां वीरान हो गई हैं, हर तरफ सन्नाटा है। बॉर्डर के पास रहने वाले लोग अपने घर को छोड़कर चले गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच यह तनाव क्यों बना है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। यूक्रेन पश्चिमी देशों से अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है। रूस इसके खिलाफ है। सदस्य न होने के बावजूद यूक्रेन के नाटो से अच्छे संबंध हैं। रूस की मांग है कि नाटो यूरोप में अपने विस्तार पर रोक लगाए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते चेताते हुए यह कहा था कि अगर नाटो रूस के खिलाफ यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल करता है तो अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 से ज्यादा देश इस संगठन के सदस्य हैं। अगर संगठन के किसी सदस्य देश पर तीसरा कोई भी देश हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। उधर रूस की चेतावनी पर नाटो ने कहा है कि रूस को इस प्रक्रिया में दखल देने का अधिकार नहीं है। We have not seen any withdrawal or de-escalation on the ground, but we will continue to monitor very closely. We will follow what they are doing, and we call on them to de-escalate. And it's not too late to Russia to remove forces. यूक्रेन भले ही नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन रूस की मंशाओं को देखते हुए अमेरिका ने पहले ही यूक्रेन को अपनी मदद बढ़ा दी है। अमेरिका से भी हजारों की संख्या में सैनिक यूक्रेन पहुंच चुके हैं। सैनिकों के साथ ही अमेरिकी हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा भी यूक्रेन लैंड कर चुका है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस पूरे मामले पर यूक्रेन का कहना है कि वो एक आजाद मुल्क है और रूस उसे नाटो के करीब जाने से नहीं रोक सकता। नाटो और अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रूस को सबसे बड़ा खतरा यह है कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने पर अमेरिका और नाटो की सेनाएं किसी भी दिन रूस की सरहद पर खड़ी नजर आएंगी।
यूक्रेन को लेकर रूस के जिद्दी रवैये की कुछ और भी बड़ी वजह है। रूस ने आज पहले ही अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिक यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं, लेकिन यूक्रेन को लेकर रूस हमेशा से इमोशनल भी रहा है। अब इसकी वजह भी आपको बताते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी शहरों की मां कहा जाता है। यूक्रेन में 8 लाख से ज्यादा रूसी मूल के लोग रहते हैं। रूस सालों से यूक्रेन का बिजनेस पार्टनर रहा है। अब चीन ने उसे पीछे छोड़ दिया है। यूरोप में गैस पहुंचाने के लिए रूसी पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाती है, जिसके लिए रूस अरबों डॉलर की फीस यूक्रेन को देता है। बॉर्डर पर सैनिक तैनात हो चुके हैं। पूरी दुनिया की नजर इस पर बनी हुई है। तो रूस और यूक्रेन के बीच ये जो विवाद है, इसमें वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, यानी विश्व के अलग अलग देश किसके साथ हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये भी आपको जरा आंकड़ों के जरिए बता देते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर फिलहाल क्या है, रूस के साथ कौन है और यूक्रेन के साथ कौन कौन है, ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप अमेरिका और चीन की बात कीजिए, जो कि इस मामले में आपस में आमने सामने नजर आ रहे हैं। चीन जहां एक तरफ रूस के साथ है, तो अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जर्मनी जो है वो भी रूस के साथ खड़ा हुआ है। उसके अलावा आप एक एक करके आप वर्ल्ड ऑर्डर चेक करता जाइए। जर्मनी भी, यूनाइटेड किंगडम की बात कीजिए, यूनाइटेड किंगडम भी इस वक्त रूस के साथ है। नीदरलैंड्स की बात कीजिए, जो कि रूस के साथ खड़ा हुआ है। आप बात कीजिए डेनमार्क की, वो भी रूस के साथ खड़ा हुआ है। आप बात कीजिए डेनमार्क के बाद पोलैंड की, रूस के साथ खड़ा हुआ है। एक बड़ी फहरिस्त है। यूक्रेन में आपको सिर्फ फिलहाल चीन दिखाई पड़ेगा, लेकिन रूस के साथ एक बड़ी लिस्ट है देशों की जो कि इसके साथ खड़े हैं। उसके पीछे की वजह भी आपको बता देंगे। टर्की भी एक ऐसा देश है जो कि इस वक्त रूस के साथ है। लेकिन अगर महायुद्ध होता है, जिसकी लगातार संभावनाएं जताई जा रही हैं, अगर महायुद्ध होता है तो फिर क्या संभावनाएं बन सकती हैं, ये आपको कुछ ग्राफिक के जरिए हम बता देते हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो पूरे विश्व के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। आप देखिए, युद्ध होता तो क्या होगा। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा अगर दोनों के बीच युद्ध होता है, क्योंकि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो इसी तरीके से हो चुका है। कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि कई ऐसे देश है जो कि कच्चे तेल के एक्सपोर्टर है। साथ ही साथ नेचुरल गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी, यानी कि जितना भी रॉ ईंधन है वो लगातार बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा दुनिया के शेयर बाजार में भारी गिरावट आप दर्ज करेंगे। जरूरी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ती जाएंगी अगर युद्ध होता है तो। दुनिया भर में अन्न महंगा हो जाएगा, दुनिया भर में गेहूं महंगा हो जाएगा अगर युद्ध होता है तो। युद्ध होता है तो रूस और यूक्रेन में 29%, क्योंकि दोनों के दोनों गेहूं को निर्यात करते हैं, इसीलिए। उसके अलावा तांबा है, एल्यूमिनियम है, इन दोनों के सप्लाई पे एक बड़ा फर्क पड़ेगा। दुनिया भर में राजनीतिक अस्थिरता फैल जाएगी अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध होता है, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो कि नेटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन नेटो का हिस्सा बनने को मजबूर हो जाएंगे अगर यही महायुद्ध होता है तो, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरीके से बदल जाएगा। और ये वर्ड का इस्तेमाल लगातार बार बार हम लोग कर रहे हैं। चीन भी ताइवान पर हमला कर सकता है। ये इक्वेशन कैसे बनेगी, ये भी आपको आज धाकड़ एक्सक्लूसिव में आगे हम रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। तो ये तमाम हालात हैं, वर्ल्ड ऑर्डर है, सैन्य क्षमता है, और अगर महायुद्ध होता है तो क्या फर्क पड़ेगा। मतदान से पहले मतदाताओं के मन में क्या है, जानने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची आम लोगों के बीच। फिरोजाबाद में आकाश वत्स, लखनऊ में हर्षा चंदवानी, तो फरीदकोट में पुलकित नागर। फिरोजाबाद पहुंचे हमारे संवाददाता आकाश वत्स के सामने चूड़ी कारखाने के मजदूरों की नाराजगी सामने आई। कितनी बातें हो रही है चूड़ी कारोबार को लेकर, फिरोजाबाद में कितनी बातें हो रही है? बातें तो काफी हो रही है, मगर अब बदलाव चाहते हैं, अखिलेश की सरकार चाहते हैं। तो वहीं लखनऊ में चुनाव प्रचार कर रही अपर्णा यादव के साथ हमारे संवाददाता हर्षा ने बिताया पूरा दिन, पूछे कई सीधे सवाल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं आदरणीय नेताजी की बहू हूँ, आज भी हूँ, कल भी रहूंगी, तो वो ठीक बात है। और ऐसा कोई अभी तक तो मुझे सुनने में नहीं आया कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या है। फरीदकोट में लोगों के बीच पहुंचे पुलकित नागर। लोगों ने बताया नशाखोरी और भ्रष्टाचार है बड़ा मुद्दा। और क्या मुद्दे हैं युवाओं के यहाँ से? मुद्दे तो है कि बस रोजगार का है, तो रोजगार मिलना चाहिए बस यही। वो कांग्रेस, सुरक्षा भी, नशा भी मुद्दा है क्या? लखनऊ, फिरोजाबाद और फरीदकोट की जनता का मूड जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।
तो चुनावी माहौल और लोगों की जहन की बात जानने के लिए टाइम्स और नवभारत के रिपोर्टर्स इस वक्त ग्राउंड पर हैं और आपको सबसे पहले हमारे सहयोगी आकाश वत्स की रिपोर्ट दिखाते हैं, जो कि चूड़ियों के शहर में वो वहां पहुंचे। कारोबारियों की दिक्कत क्या है और क्या उनके जहन में चल रहा है, चुनाव के मुद्दे उनके लिए क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चूड़ियों का शहर कहा जाता है और महंगाई गैस के नाम खराब हो गई है, केमिकलों में भी पैसे बढ़ चुके हैं और शहर के आधे से ज्यादा कारखाने बंद पड़े हुए हैं। बातें तो काफी हो रही हैं मगर अब बदलाव चाहते हैं। चुनाव के चक्कर में तो पड़ा हुआ है अभी वैसे भी। तो यहाँ चुनाव में किसका ज्यादा जोर चल रहा है? बीजेपी। विधानसभा के चुनाव हैं तो हर शहर, हर जिले में वहाँ के स्थानीय मुद्दों के साथ साथ कुछ और मुद्दे हैं जिस पर बात हो रही है। मैं इस वक्त फिरोजाबाद में हूँ। फिरोजाबाद को चूड़ियों का शहर कहा जाता है। कुछ लोग इसे सुहाग नगर कहते हैं, कुछ लोग सुहाग नगरी भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चूड़ियों को ज्यादातर लोग सुहाग से जोड़कर देखते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में, खासकर कोरोना के बाद पिछले 2 सालों में इस शहर में जो चूड़ियों का कारोबार था, उस कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ा है और यही एक बड़ा कारण है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो इस पर लंबी बहस हो रही है। फिरोजाबाद को जिस कारोबार ने दुनिया के कई देशों में पहचान दी, वही कारोबार और उससे जुड़े कारोबारी पिछले 2 साल से नई मुसीबत से जूझ रहे हैं। अभी चुनाव है तो चूड़ी कारोबार का मुद्दा ही फिरोजाबाद में सबसे बड़ा मुद्दा है। इसे चूड़ी बनाने वाले हवा दे रहे हैं। कोरोना के बाद से कितना असर पड़ा है काम पर? काम पर तो काफी असर पड़ा है कि महामारी ऐसी थी, रोजी रोजगार से सब बैठ गए। उसके बावजूद मजदूरी नहीं रही। मजदूर इंसान कहाँ जाए? मजदूरी मिली भी तो ऐसी मिली जो किसी काम की नहीं। जिस फिरोजाबाद में कांच के कारोबार से हर 7वां शख्स जुड़ा हुआ है, वहां कोरोना ने इस कारोबार को बड़ा धक्का दिया। सबसे ज्यादा असर मजदूरों पर पड़ा है। शायद इसीलिए आग की भट्टियों के बीच 8 घंटे तक चूड़ी बनाने और बदले में सिर्फ 500 रुपए पाने वाले मजदूर बदलाव की बात करते हैं। कितनी बातें हो रही है चूड़ी कारोबार को लेकर? फिरोजाबाद में कितनी बातें हो रही है? बातें तो काफी हो रही हैं मगर अब बदलाव चाहते हैं। अखिलेश की सरकार चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? क्यों? उत्तर योगी सरकार सक्षम नहीं है इसे चलाने में। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? भैया अखिलेश भैया ही सरकार चाहते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमें योगी मोदी से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि हम बदलाव चाहते हैं। फिरोजाबाद में करीब 150 चूड़ी फैक्ट्री बंद हो गए हैं। करीब 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हालांकि शहर के बाकी हिस्से और बाकी विधानसभा सीट के वोटरों के लिए सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। ये कारण है कि सालों से चूड़ियों को बेचने और सप्लाई करने वाले व्यापारी योगी सरकार की तारीफ में जुटे हैं। एक चूड़ी है, इसे जानकर आप हैरान भी हो सकते हैं, करीब 250 मजदूर की मेहनत के बाद एक चूड़ी तैयार होती है और तब वो जाकर बाजार में आती है। हम फिरोजाबाद के ही उस बोहरान गली में हैं जो चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और चूड़ी विक्रेता हमारे साथ है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अविनाश शर्मा जी। शर्मा जी, चूड़ियों के कारोबार को लेकर अभी हम एक फैक्ट्री में भी गए थे। वहाँ हमने बात किया, लोगों से भी बात की, वहाँ के मजदूरों से भी बात की, मैनेजर से भी बात की। कह रहे हैं कि बहुत बुरा असर पड़ा है। हाँ, वो तो असर पड़ता है। कोरोना से भी असर पड़ा है और फिर अभी चुनाव के चक्कर में तो असर पड़ा हुआ है अभी वैसे भी। तो यहाँ चुनाव में किसका ज्यादा जोर चल रहा है? बीजेपी। वहाँ फैक्ट्री में तो सब अखिलेश कह रहे थे। कहने वाली बात तो ये भैया, सबका जो जैसा होता है वो, पर जी तो यहाँ बीजेपी है। मतलब फैक्ट्री में समाजवादी पार्टी और बाजार में बीजेपी। तो मजदूरों वाली बात है ना, सीधी बात। 2017 में फिरोजाबाद की 5 में से 4 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार जिले के सिरसागंज विधानसभा पर हर किसी की नजर है, क्योंकि मुलायम सिंह के समधी समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी से किस्मत आजमा रहे हैं। जिले में ओवैसी की पार्टी की एंट्री को भी स्थानीय लोग मुद्दा जरूर बताते हैं, लेकिन चूड़ी वाले जिले फिरोजाबाद में असल लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी की ही है। फिरोजाबाद की चूड़ियों की खनक और सियासी धमक दोनों लखनऊ तक सुनाई पड़ती है। इस पूरे जिले पर कभी समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की पकड़ थोड़ी कमजोर पड़ी। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी पूरी तरीके से सिमट गई। अब 2022 में देखना यही है कि फिरोजाबाद की जनता
अतीत की सियासत को अपनाती है या फिर कोई नई इबारत लिखती है। कैमरा पर्सन एजाज रिजवी के साथ आकाश वत्स, फिरोजाबाद, टाइम्स नाउ नव भारत। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के बाद अब आपको पंजाब के फरीदकोट लेकर के चलते हैं, जहां पर मामला त्रिकोणीय है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। लेकिन जब हमारे सहयोगी पुलकित नागर वहां पहुंचे तो आम लोगों के जहन में क्या मुद्दे थे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मेन मुद्दा बेरोजगारी। वैसे पंजाब के चुनावी मुद्दे क्या हैं? लोग बेरोजगारी, नशा, ये ज्यादा बड़े मुद्दे या कुछ और भी? नशा, भ्रष्टाचारी ज्यादा है। 12वीं सदी के सूफी संत बाबा शेख फरीद के नाम पर पड़ा पंजाब के फरीदकोट का नाम। फरीदकोट की राजनीतिक पहचान एक ये भी है कि पंजाब के एक बड़े चेहरे सुखबीर बादल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत यहाँ से ही सांसद बनकर की थी। फरीदकोट की जनता पार्टी देखकर वोट करेगी या मुद्दा, आखिर क्या है लोगों के मन में? जानने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत के संवाददाता पुलकित नागर लोगों के बीच पहुंचे। लोगों से जानने की कोशिश की कि फरीदकोट का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। यहाँ पे भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, मुद्दे यहाँ पे नशे के हैं, नशेड़ी हैं, जिनको पंजाब सरकार की तरफ से जो है बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन वो बस में नहीं आ रहे। नशा माफिया इतना है, अब क्या उसके बारे में कह सकते हैं? पुराने जितने भी राजनीतिक दल अभी तक सरकार में रहे, उन्होंने किसी ने आपकी सुन ली? किसी ने कुछ नहीं, सुनवाई नहीं है किसी की। तो बेरोजगारी, नशा, ये ज्यादा बड़े मुद्दे या कुछ और भी? नशा, भ्रष्टाचारी ज्यादा है। भ्रष्टाचार ज्यादा है, नशा ज्यादा है, भ्रष्टाचार ज्यादा है। फरीदकोट सीट से साल 2072 से साल 2017 तक हुए चुनावों में अकाली दल 5 बार तो कांग्रेस 3 बार अपनी जीत का परचम लहरा चुकी है। लेकिन आम जनता को हर बार मायूसी हाथ लगी। लोगों ने एक सुर में माना कि 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी नशाखोरी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। जिले के अंदर 3 विधानसभाएं हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में 2 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी और 1 कांग्रेस को। अब फरीदकोट पर फिर तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें रखी हुई हैं, क्योंकि सुखबीर बादल ने यहीं से ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। लेकिन क्या फरीदकोट बदला? हमारे संवाददाता युवाओं के बीच भी पहुंचे। उनसे पूछा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनका मुद्दा क्या होगा। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। और क्या मुद्दे हैं युवाओं के यहाँ से? मुद्दे तो है कि बस रोजगार का है, तो रोजगार मिलना चाहिए बस यही। वो कांग्रेस, सुरक्षा भी, नशा भी मुद्दा है क्या? नहीं, वो तो ऐसे है पर इतना नहीं, बाकी पार्टियां कर देती हैं ना, इतना तो नहीं है तो है पर इतना नहीं। आप भी नशा करते हैं क्या? नहीं क्योंकि कई बार होता है ना, जो काम करता है वो बुरा नहीं लगता। नहीं, अच्छा। होता तो बोल देना। अच्छा, सुरक्षा भी मुद्दा है क्या? क्योंकि पंजाब जो है बॉर्डर स्टेट है। प्रधानमंत्री यहाँ से थोड़ी 30 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री का काफिला भी रोका गया था। तो ये सारी चीजें भी वोटरों को प्रभावित करती हैं कि पंजाब सुरक्षित रहे, पंजाब के लोग सुरक्षित रहे। प्रभावित तो करती हैं, पर अभी तक हम भी यहाँ रह रहे हैं, हमें तो कभी खतरा नहीं हुआ। बॉर्डर के पास ही रहते हैं हम भी, हमें तो कभी खतरा नहीं महसूस हुआ ना। ऐसी बात नहीं है जैसी बोल रहे हैं, बट ठीक है सब। जिले में 3 विधानसभा सीट हैं। साल 2017 के चुनाव में फरीदकोट के लोगों ने कांग्रेस के कुलदीप सिंह ढिल्लन को जबरदस्त वोटों से जीत दिलाकर विधानसभा तक पहुंचाया था। 2022 में कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। तीनों सीटों पर क्या समीकरण बैठ रहा है? अब देखो, ये लेकर बताना चाहूंगा कि बात की जाए फरीदकोट की, तो फरीदकोट में कोना मुकाबला है। तीनों ही जो कांग्रेस है, आप है और अकाली दल में है। और जो कोटकपुरा की बात की जाए उसमें तो देख अब तक, क्योंकि कांग्रेस की काफ़ी अपनी खुद की धड़ेबंदी वहाँ पर है, इसमें आप और अकाली दल के बीच में मुकाबला है। और जैतों की बात की तो जैतों में ज़्यादातर कह सकते हैं कि आपका जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहा है और कांग्रेस और अकाली दल है दोनों बीच 2 नंबर पर है। चलो, पंजाब की फरीदकोट विधानसभा सीट फरीदकोट संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस सीट पर कभी किसी एक दल का वर्चस्व नहीं रहा। यहाँ हर बार विधायक बदलते रहते हैं। 20 फरवरी को पंजाब के सभी 117 सीटों पर मतदान होगा। फरीदकोट की जनता किसका साथ देती है, 10 मार्च को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।
और अब सीधा बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव, जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं। लेकिन लोगों के बीच में उनकी पहचान एक बीजेपी के नेता के तौर पर है या मुलायम सिंह यादव की बहू के तौर पर है, और क्या समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल होना लोगों के लिए एक मुद्दा है कि नहीं है? हमारी सहयोगी हर्षा चंदवानी ने उनसे बात की। अपर्णा यादव आज ब्रजेश पाठक के लिए प्रचार कर रही, उनका जनसंपर्क का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, लेकिन उनके प्रचार कार्यक्रम में बहुत सारी महिलाएं भी आई हैं। हमारे यहाँ की महिलाएं लोग खड़े हो रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। इसका असर देखने को मिल रहा है यहाँ? हाँ, मिल तो रहा है। अब इतनी सारी भीड़ें हैं। यूपी में हर तरफ चुनावी शोर है। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी की इसी ताकत को बढ़ाने के लिए अपर्णा यादव लखनऊ में पहुंची। बहुत लोग जुड़ रहे हैं, महिलाएं खासतौर पे बहुत जुड़ रही हैं, और 175 कैंट विधानसभा लखनऊ की जहां तक खास बात है, मेरे बहुत ही ज्यादा दिली लगाव है। अपर्णा यादव ने लखनऊ कैंट सीट के लिए चुनाव प्रचार किया। इस सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रजेश पाठक चुनाव लड़ रहे हैं। आज जब यहाँ से ब्रजेश पाठक जी खड़े हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है और उनके लिए प्रचार के लिए मैं यहाँ। अपर्णा यादव को अपने बीच पाकर स्थानीय लोग काफी उत्साहित नजर आए। अपर्णा यादव को सुनने के लिए मुस्लिम महिलाएं भी पहुंची थी। मुस्लिम महिलाएं कैसे देख रही हैं? जीत क्या लग रहा है यहाँ? माहौल किसका है? भाजपा का। हाँ? भाजपा का। ऐसा लगता है? मुस्लिम महिलाओं को ऐसा लगता है? तो मुस्लिम महिलाएं क्या देख रही हैं? सुरक्षा मिली है मुस्लिम महिलाओं को? चुनाव प्रचार के दौरान टाइम्स नाउ नवभारत की संवाददाता हर्षा चंदवानी अपर्णा यादव के साथ मौजूद रही। अपर्णा यादव हाल ही में समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई है। जब हमारी संवाददाता ने सपा छोड़ने के बाद मुलायम से हुई पहली मुलाकात पर सवाल पूछा, तो अपर्णा ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। लोग क्या सोच रहे हैं जब आप उनके बीच जाती हैं? क्या जनता ऐसा कहती है कि मुलायम की बहू हैं आपने सपा ना ज्वाइन करके भाजपा ज्वाइन कर ली? क्योंकि लोग ऐसा पर्सपेक्टिव रखते हैं कि ये सपा ही ज्वाइन करेंगी, घर से सेम घर से आती हैं, तो शायद सपा के लिए प्रचार करना चाहिए था, लेकिन अब भाजपा का दामन थाम लिया। मैं राष्ट्रवाद के साथ हूँ और इसी क्रम में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छी और सुसंगठित पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय विचारधारा है, राष्ट्रवाद इनका नारा है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र है, उसको सारे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चीज़ को जीते हैं जी। इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी है जी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं आदरणीय नेताजी की बहू हूँ, आज भी हूँ, कल भी रहूँगी, तो वो ठीक बात है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आपने नेताजी से मुलाकात भी की थी, वो फोटो भी सब जगह आई थी, बहुत तेजी से वायरल हुई थी। तो जब आपने ज्वाइन करने के बाद जब मिली, तो क्या कहा आपने? पहली बात आपकी पापा से क्या थी, मुलायम जी से क्या थी, और उनका क्या रिएक्शन था कि आपके ज्वाइन करने पे? पिताजी से मेरी बहुत अच्छी बातें होती हैं और बहुत ही प्रासंगिक बात करते हैं नेताजी। उनसे मेरी काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक बातें इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं। जब वो करना चाहते हैं तो एक अलग बात है, मगर मैं कभी कोई बात अपने स्वयं से नहीं वो करती हूँ। जिस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके आई, उस दिन मैंने उनका आशीर्वाद लिया, और जो भी हमारी चर्चाएं हुई, उन्होंने कहा कि अगर तुम खुश हो तो ये अच्छी बात है। अपर्णा यादव ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, लेकिन जब सवाल अखिलेश के कार्यकाल का आया तो संभल कर बोलती नजर आई। किसी तरीके का कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करना चाहती हूँ, पर मुझे ये बात पता है कि जितनी स्कीम्स आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुई हैं, ये एक तपस्या है। एक तपस्वी ही इतनी स्कीम्स लॉन्च कर सकता था और एक तपस्वी ही इनका अनुपालन करा सकता था, चाहे वो मिशन शक्ति हो। आज तक का सबसे पावरफुल वुमेन सेंट्रिक प्रोग्राम रन हुआ है। 6 मंथ्स की इसकी प्रोजेक्ट एनालिसिस रिपोर्ट है, वो आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी मिल सकती है। इट इज़ अवेलेबल वेरी रेडिली, एंड इसका आप स्टडी करके देख लीजिए कि कितने लोग लाभान्वित हुए हैं। 5 साल में किसी भी तरीके के गुंडागर्दी, माफिया जो थे, वो सब अब जेल के पीछे हैं। हमारी संवाददाता के सवाल जवाब के दौरान अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव पर किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं की, लेकिन बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।